हम कारें खरीदते हैं, कारों की कॉस्ट बहुत कम होती है, जैसे 10-12 लाख की कार है तो 4-4.5 लाख लगभग कॉस्ट होगी। उसके बाद सारा जितनी ज़्यादा महंगी कार खरीदोगे गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाता है, हाई रेट से टैक्स लगाता है, फिर आरटीओ वगैरह। इसलिए मौद्रिक नीति का काम है कि उचित मुद्रा नीति अपनाए, प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी अपनाए। 6 है क्रेडिट कंट्रोल यानी साख नियंत्रण। मुद्रा नीति का एक उद्देश्य ये भी होता है कि साख नियंत्रण करे। मुद्रा नीति का अन्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में निवेश व उत्पादन के तरीकों को प्रभावित करके साख नियंत्रण करे, यानी इन्वेस्टमेंट्स और प्रोडक्शन। इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्टिव यूज की तरफ मोड़े। जैसे अपनी सोसाइटी में, डेवलपिंग कंट्रीज की सोसाइटी की भी कई सारी कमियां हैं। हम लोग क्या करते हैं, शादियों में खर्च कर देंगे, मंदिर में खर्च कर देंगे, मृत्यु भोज में खर्च कर देंगे, लेकिन किसी की दुकान डलवानी है या एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। तो प्रोडक्टिव यूज़ क्या है जिससे हम और ज़्यादा उत्पादन कर सके और हमारी इनकम बढ़े। तो मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह से सीधा सीधा गवर्नमेंट बोलेगी तो कोई कहना नहीं मानेगा, तो वो इस तरह से रेट्स में चेंजेस करते हैं जिससे लोगों में वो उत्पादकीय कार्यों में इजी लोन दे देंगे, एरिया वाइज जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ छूट दे देंगे। तो उस तरह से वो उत्पादकीय कार्यों के लिए यानी प्रोडक्टिव यूज़ के लिए साधनों को उधर मोड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को। 2 तरह की क्रेडिट कंट्रोल होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी मात्रात्मक तथा चयनात्मक। मात्रात्मक में बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, बॉन्ड्स एंड प्रतिभूतियाँ खरीदना बेचना। और क्वालिटेटिव में जैसे मान लो सट्टे के लिए है तो कोई भी सरकार सट्टे के लिए उनको लोन नहीं देगी, या फिर भूमि का अवैध सौदे हो रहे हैं तो वो इस तरह से हतोत्साहित करेगी कि वो काम नहीं हो के इन्वेस्टमेंट हो और लोगों को रोजगार मिले और प्रोडक्टिव यूज़ के लिए दे। 7th है इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी भुगतान संतुलन में, भुगतान पेमेंट में संतुलन। सेंट्रल बैंक विनिमय नियंत्रण यानी एक्सचेंज कंट्रोल के उपायों के द्वारा विदेशी विनिमय को संतुलन में लाने का प्रयास करता है जिससे तीव्र विकास हो सके तथा आर्थिक विकास बढ़ सके। यानी रैपिड डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए वो फॉरेन एक्सचेंज को इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करते हैं। 8th है रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय व संपत्ति में असमानता में कमी। हमारे देश में या विकसित देशों में, अल्प विकसित देशों में जिसको डेवलपिंग कंट्रीज है, बहुत ज़्यादा भारी आय और धन में असमानता है। प्रॉपर्टी वाइज देखें तो भी बहुत असमानता है और मंथली इनकम देखें तो भी बहुत असमानता है। बड़ा अनुमान हम इस तरह से लगा सकते हैं कि ऊपर के 10% पॉपुलेशन के पास 90% पैसा है और नीचे के 90% लोगों के पास 10% पैसा है। पूंजीवादी व मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रॉपर्टी रखने की अधिकार तथा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के कारण आय व संपत्ति में बहुत असमानता है। मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि आपको पर्सनल प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। यदि कम्युनिस्ट है या सोशलिज्म है वहाँ पे इतना फ्रीडम नहीं होती। हमारे यहाँ मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है तो, और डेमोक्रेसी भी है। और दूसरी बात लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी फादर का पैसा बेटे को मिलेगा भले वो कितना ही ज़्यादा हो। इस तरह से वंश परंपरागत भी बहुत ज़्यादा असमानताएं होती है और सैलरी में भी बहुत ज़्यादा असमानताएं होती है। मौद्रिक नीति का इसलिए उद्देश्य होता है कि इन इनइक्वालिटीज़ को कम करे या दूर करे। इनइक्वालिटीज़ कम होगी तो समाज में समरसता आएगी, यानी हार्मनी आएगी, पीस आएगा और जस्टिस होगा और संपूर्ण वृद्धि समृद्धि यानी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आएगी। मॉनेटरी पॉलिसी ये काम करती है। डेट मैनेजमेंट यानी ऋण प्रबंधन। जो कंट्री डेट ले रहा है, उसका ऋण है, आंतरिक ऋण हो भले ही बाह्य ऋण हो, इंटरनल डेट हो या एक्सटर्नल डेट हो, तो उसका मैनेजमेंट भी मॉनेटरी पॉलिसी करती है। मौद्रिक नीति का एक अन्य उद्देश्य उचित समय पर कीमतों को स्थापित करना तथा लोक ऋण की लागत कम करना। जो गवर्नमेंट IMF से या वर्ल्ड बैंक से हमारी सरकार या दूसरे जो अल्प विकसित देशों की सरकारें लेती है ऋण, तो मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह से पॉलिसी बनाती है जिससे उनकी कॉस्ट कम हो और कम से कम पब्लिक डेट हो। एक देश की केंद्रीय सरकार जिम्मेदारी लेती है सरकारी बॉन्डों व प्रतिभूतियों को खरीदना व बेचना तथा समय समय पर लोक ऋण की संस्थाओं में परिवर्तन करना।
ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। पब्लिक डेट का कंपोजिशन कैसा हो, किस तरह से गवर्नमेंट ले रही है। कोई भी देश अपनी इच्छा से जितनी मात्रा में चाहे नोट इश्यू नहीं कर सकता, क्योंकि उसी अनुपात में छापा जाता है जिस अनुपात में उसके पास फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, गोल्ड कितने हैं। जो कितना भी मान लो कोई देश में इकोनॉमिक सिस्टम फेल हो गया, जैसे पहले ब्राज़ील में हुआ था, वियतनाम में हुआ था, तो उनका रुपीस तो चलेगा ही नहीं। इसलिए गोल्ड और यूएस डॉलर को हमेशा शक्तिशाली मानते हैं कि वो हमेशा चलेगा, सबसे पावरफुल यूएस डॉलर है। तो वो हर देश अपने पास रखता है कि इमरजेंसी में वही काम आएगा, और उसके प्रोपोर्शन में और प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन में नोट इश्यू करते हैं। 10th है क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाओं का सृजन तथा विस्तार। वो भी मॉनेटरी पॉलिसी ये काम करती है, उसका एक उद्देश्य होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का एक और उद्देश्य होता है जिसमें वित्तीय संस्थाओं का निर्माण किया जाए तथा एक्सपेंशन किया जाए। भारत जैसे अल्पविकसित देशों में मॉनेटरी पॉलिसी देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को मुद्रा तथा साख प्रणाली में सुधार करके आर्थिक विकास को तीव्र करती है। किसी भी कंट्री का मेन मोटो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके लिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं बड़ी मात्रा में साख सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। एक पहले का टाइम था जब कोई व्यक्ति कोई भी उद्योग धंधा शुरू करना चाहता था तो उसको लोन नहीं मिलता था। अब बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, कस्बों में, जहाँ जगह जगह ब्रांचेज है बैंकों की, भले वो प्राइवेट बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो, और यूनिट है, इकाई बैंक है या ब्रांचेज हैं, तो वो सारी साख उपलब्ध करवाती हैं, यानी लोन उपलब्ध करवाती हैं। उत्पादकीय कार्यों के लिए अधिकतर गवर्नमेंट का या आरबीआई के निर्देश होते हैं कि प्रोडक्टिव यूज़ के लिए ही हमें लोन देना है। ऐसे नहीं है कि शादी के लिए दे दिया, या जिसके बदले में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, उसके लिए हमें लोन प्रोवाइड नहीं कराना है। तो मौद्रिक नीति शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं में तथा इकाई में बढ़ोतरी करके साख उपलब्ध करवाती हैं, तथा अनुत्पादक कार्यों यानी अनप्रोडक्टिव जो वर्क्स होते हैं जैसे सट्टा आदि, उसके लिए वो हतोत्साहित करती है कि उनको कम से कम लोन या नहीं दिया जाए, तो तरह तरह की पॉलिसीज़ बनाती हैं। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे मॉनेटरी पॉलिसी के। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों मिल के आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करती हैं, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाता है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज हायर एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, बैलेंस इन ट्रेड एंड इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हायर एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा दिलाना, स्टेबिलिटी इन प्राइसेस इन कीमतों में उच्चावचन आने नहीं चाहिए, फ्लक्चुएशंस आने नहीं चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, और बैलेंस इन ट्रेड व्यापार में संतुलन, एंड इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास को बढ़ाना। मसग्रेव पब्लिक फाइनेंस के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, मसग्रेव ने ये डेफिनेशन दी। इंट्रोडक्शन, फिस्कल पॉलिसी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, किस किस तरह से वो काम करती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विद रिगार्ड्स टू टैक्सेशन, टैक्स से संबंधित नीति है, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक व्यय, एंड पब्लिक बोरोइंग्स यानी सार्वजनिक उधार, फॉर सिक्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए। विकसित देशों में राजकोषीय नीति की भूमिका वृद्धि की दर को स्थिर रखना है। एडवांस्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और डेवलपिंग कंट्रीज की अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज में सिर्फ एक ही मोटो होता है कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, क्योंकि बाकी सब उनका विकास बहुत हो चुका होता है। और डेवलपिंग कंट्रीज की खूब सारी प्रॉब्लम है, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सक्यूज मी, आप बाहर जाके बात कर सकते हैं।
डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, अधिकतर पॉपुलेशन का अधिकतर पार्ट प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है, प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर करता है। अभी भी 65% पॉपुलेशन अभी भी प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज और सारा आ जाता है, उस पर निर्भर करता है। हालांकि पहले से काफ़ी चेंज हुआ है, पहले 75% पॉपुलेशन थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इंडिया का काफ़ी डेवलप हुआ है, सर्विस सेक्टर भी बहुत डेवलप हुआ है, लेकिन पॉपुलेशन आप सभी जानते हैं चाइना की बाद इंडिया की सबसे ज़्यादा है। विकासशील देशों में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए आगे चैलेंज होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को बढ़ाना। कैपिटल की हमेशा कमी रहती है, तो टू एक्सिलरेट द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तथा आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, ग्रोथ रेट बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे? टू इंक्रीज GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक होता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और GNP में ये फर्क है कि देश की जो भौगोलिक सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है, अंतिम वस्तुएं, मिडिल वस्तुओं को हम नहीं सुनेंगे, मध्यस्थ वस्तुओं की बात नहीं करेंगे, जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके मौद्रिक मूल्य को हम जोड़ दें एक वर्ष के अंदर किसी देश की भौगोलिक सीमा में, तो वो कहलाती GDP। और GNP है कि किसी देश के नागरिकों द्वारा, सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, भले ही वो बाहर विदेशों में काम कर रहे हो या भले ही अपने देश में काम कर रहे हो, तो उसका हम निकाल लेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। हमारे जो बाहर काम कर रहे हैं वो, और अपने देश में जो विदेशी काम कर रहे हैं उनका हम माइनस कर देंगे, तो अपने देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादन जितना भी होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उनका मौद्रिक मूल्य, तो वो हमारा कहलाता है GNP। तो हर देश ये चाहता है कि रेट इंक्रीज करना चाहता है GNP, लेकिन किसी देश में GNP बढ़ने के साथ साथ उतनी ही मात्रा में पॉपुलेशन बढ़ गई तो पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू GNP अपॉन पॉपुलेशन। तो रियल हम देखें किसी भी देश का कि विकास कितना हुआ है, तो मेनली पर कैपिटा इनकम से नापा जाता है। फिर अर्थशास्त्र में इसमें और भी टर्म्स हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ठीक है पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, लेकिन आप तो एवरेज निकाल रहे हो, एक जो रोड पे बैठा व्यक्ति है उसका जोड़ रहे हो और एक अंबानी का जोड़ दिया, अपॉन 2 कर दिया, तो ये तो सही नहीं है। फिर सिर्फ प्रोडक्शन से क्या होता है, लोग कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, कंजम्पशन से खुशी मिलती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, हमें उपभोग चाहिए। फिर उन्होंने कंजम्पशन से जोड़ा, फिर कैलोरी इंटेक से जोड़ा कि कोई व्यक्ति कैलोरी इंटेक कितना ले रहा है, पौष्टिक भोजन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ग्रामीण में ज़्यादा वर्क करते हैं फिजिकली, तो वहाँ कैलोरी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, शहरों में कम पड़ती है। अलग अलग क्राइटेरिया रखे। कंजम्पशन के बाद सोशल फैक्टर्स भी कुछ सोचे। फिर उसके बाद आजकल जो प्रेजेंट में है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी पर कैपिटा इनकम को तो लेना ही पड़ा, क्योंकि उसके अलावा नापने का कोई तरीका नहीं है। हम कुछ भी करते हैं, अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ करना चाहते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी लेना चाहते हैं, तो हमें पैसा तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए एक क्राइटेरिया यही रखा गया, पर कैपिटा इनकम, और एक हेल्थ और एक एजुकेशन। तो हेल्थ को हम कैसे मापेंगे? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, कि वो कितने साल व्यक्ति जीवित रहता है। हेल्थ एजुकेशन का 2010 में चेंजेस किए गए, जिसमें ये माना कि एनरोलमेंट्स कितने हैं स्कूलों में, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी संभावित वर्ष एक बच्चा स्कूल में एंट्री करता है तो कितने साल तक वो पढ़ता है, और एक एडल्ट लिटरेसी मतलब प्रौढ़ जो बड़े हैं वो कितने साल तक पढ़ रहा है, और स्कूल जा रहा है वो कितने साल तक जा रहा है। फिर एक फॉर्मूला के द्वारा HDI निकाला जाता है। तो आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना किसी भी देश का मुख्य उद्देश्य होता है। 1930s में वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन आया था, महामंदी आई थी। उससे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते थे, जैसे एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, JS मिल। वो कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो और ज़्यादा से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए। लेकिन पहली बार अर्थशास्त्री देखते रह गए कि जब उत्पादन बहुत हो रहा था, सब कुछ सही हो रहा था, तो फिर मंदी क्यों आई? क्योंकि जो आम जनता थी उनके हाथों में पैसा नहीं था। आप प्रोडक्शन करते जाओ लेकिन खरीदेगा कौन? एक JB से है, सेज लॉ कहलाता है इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ मार्केट,
बाजार का नियम उन्होंने बनाया। तो उन्होंने कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी पूर्ति अपने आप अपनी मांग पैदा कर देती है। तो पहली बार वो गलत साबित हुआ जब 1930 में महामंदी आई थी। तो जेएम कीन्स ने थ्योरी ऑफ डिमांड उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि इफेक्टिव डिमांड भी होनी चाहिए, सिर्फ सप्लाई से कुछ नहीं होता। और इफेक्टिव डिमांड यानी जो वास्तव में आप बाजार में जाके खरीद रहे हो। तो इफेक्टिव डिमांड कैसे पैदा होगी? जब लोगों के पास इनकम होगी, लोगों को रोजगार होगा। तो उसके बाद से फिस्कल पॉलिसी सरकार के हाथों में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरी। पहले फिस्कल पॉलिसी का इतना रोल नहीं माना जाता था। 1930s की ग्रेट डिप्रेशन के बाद गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करके, एक टूल के रूप में यूज़ करके काम करना शुरू किया कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता आए, स्टेबिलिटी रहे। कीमतों पर नियंत्रण के लिए इकोनॉमिक सिस्टम ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग बाजार में पैसा खर्च कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों के पास पैसा नहीं है, डिफ्लेशन हो गया। तो पॉलिसीज़ का ये काम है कि बैलेंस बना के रखे। बहुत ज़्यादा महंगाई हो तो इसलिए लोग, सरकार कहती है कि हमसे ये सिक्योरिटीज़ खरीदो, वो खरीदो, जैसे हम हाई इंटरेस्ट रेट देंगे। तो इस लालच में लोग पैसा वहाँ डाल देंगे, यानी लिक्विड फॉर्म में उनके पास कम रह जाएगा, तो एक्सपेंडिचर कम करेंगे। ये लोन है तो लोन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, हम इंटरेस्ट रेट कम इंटरेस्ट रेट पे तो मैं दे रहे हैं, तो वो लोन लेंगे तो उनके पास कैश फॉर्म में कम रहेगा। तो उनको गवर्नमेंट, आरबीआई या मॉनेटरी अधिकारी, उनको ये पता होता है कि हम इसके जैसे 0.5 बढ़ा दिया या 0.25 बढ़ा दिया, उसका क्या इफेक्ट होगा पूरी अर्थव्यवस्था में। तो ये सारी पॉलिसीज यही काम करती हैं। कीन्स की थ्योरी यही थी, जनरल एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। एम्प्लॉयमेंट के बारे में कीन्स ने बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दो, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग निवेश नहीं करेंगे। और जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के बारे में भी ये बताया। तो मुख्य कीन्स का यही था कि प्रभावी मांग पैदा होनी चाहिए, इफेक्टिव डिमांड होनी चाहिए, सिर्फ सप्लाई से कुछ नहीं होता। ये उनका था, बाकी बहुत डिटेल में है वो। उसके बाद से फिस्कल पॉलिसी सरकार के हाथों में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में आई। तो फिस्कल पॉलिसी स्टेबिलिटी लाने के लिए, कीमतों पर नियंत्रण के लिए यानी कंट्रोल ओवर प्राइसेस, पूर्ण रोजगार के लिए यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम करती है, तथा आर्थिक विकास के लिए। सरकार का हमेशा मुख्य उद्देश्य होता है संतुलित बजट की स्थापना करना, यानी बैलेंस्ड बजट। फिर भी सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय से ज़्यादा हो जाता है, यानी एक व्यक्ति के लिए हम ये मानते हैं कि आय ज़्यादा होनी चाहिए और खर्चे कम होने चाहिए, लेकिन सरकार के लिए उल्टा ये अच्छा माना जाता है कि सार्वजनिक व्यय ज़्यादा है सार्वजनिक आय से, क्योंकि व्यय ज़्यादा होगा जब सरकार पब्लिक वेलफेयर के काम करेगी तभी व्यय ज़्यादा होगा। लेकिन गवर्नमेंट पावरफुल होती है, उसके हाथ में जब चाहे तब वो रिसोर्सेज क्रिएट कर सकती है, इसलिए वहाँ पहले एक्सपेंडिचर तय करते हैं और बाद में रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हमारी पहली इनकम होती है, उसके बाद हम एक्सपेंडिचर उस हिसाब से देखते हैं। तो बजट में ये तय किया जाता है कि इतना एक्सपेंडिचर इस आइटम पे करना है, इस फील्ड में करना है, पहले सरकार उसके हिसाब से टैक्सेशन करती है और टैक्सेशन के द्वारा गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार नई कर लगाती है, वो न्यू टैक्सेस भी लगा सकती है और या फिर एग्जिस्टिंग जो टैक्सेस है उनकी रेट्स को भी बढ़ा सकती है। आंतरिक व बाह्य ऋण लेती है, गवर्नमेंट को यदि अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, चाहिए ही चाहिए, तो इंटरनल लोन भी ले लेगी और एक्सटर्नल लोन भी ले लेगी। एक्सटर्नल लोन यानी बाकी देशों की सरकारों से या जो इंटरनेशनल लेवल पे वित्तीय संस्थाएं हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे। तो इस प्रकार टैक्स इम्पोज करने की नीतियों को बनाना, लोन लेना और डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सब सम्मिलित रूप से फिस्कल पॉलिसी के अंग हैं। द टर्म फिस्क, FISC, फिस्क, इसका मतलब होता है ट्रेजरी। तो पॉलिसी जो ट्रेजरी से संबंधित है वो है फिस्कल पॉलिसी। अब एक कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी कौन कौन से तत्व हैं जिनके द्वारा फिस्कल पॉलिसी काम करती है। पहला है बजटरी पॉलिसी। क्लासिकल स्कूल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि बैलेंस्ड बजट वो छोटे बजट, स्मॉल बजट होने चाहिए, लेकिन डिप्रेशन के टाइम में और बेरोजगारी के टाइम में, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम में, वर्तमान में ये कहा जाता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए गवर्नमेंट का और इनकम उस हिसाब से वो अपने आप जनरेट कर लेगी। अर्थव्यवस्था में इनकम का फ्लो होना चाहिए, सर्कुलेशन में मनी होनी चाहिए, सब कुछ रुकना नहीं चाहिए।
इससे फ्रेश परचेसिंग पावर आएगी लोगों के पास। जैसे कोरोना के बाद क्या हुआ था, सब कुछ थम गया था। एक वापस से सरकार ने भले कितनी नीतियां जारी कर दी कि हम ये छूट दे रहे हैं, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन जितने लोगों को पहले रोजगार था 100% सारे लोगों को वापस रोजगार नहीं मिला। तो मंदी के टाइम में गवर्नमेंट अलग तरह से एक्शन लेती है और बूम के टाइम में अलग तरह से एक्शन लेती है। वो डेफिसिट चाहे बैंकों से उधार लेकर हो, जो वित्तीय घाटा है, डेफिसिट फाइनेंसिंग है, उसका सरकार या तो देश के ही बैंकों से उधार ले सकती है या फिर नई मुद्रा भी छाप सकती है। नई मुद्रा एक लिमिट तक ही छाप सकती है, जितना आरबीआई के जो वित्त अधिकारी हैं, मौद्रिक अधिकारी है, वो बताएंगे सरकार को कि आप किस लिमिट तक छाप सकते हो, तभी वो ऐसा कर सकती है, नए नोट जारी कर सकती है। सेकंड है टैक्सेशन। टैक्सेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे कंजम्पशन व इन्वेस्टमेंट दोनों साथ साथ बढ़े। कंजम्पशन भी जरूरी होता है, यदि लोग कंजम्पशन नहीं करे, खरीदे नहीं, तो फिर जो गुड्स प्रोड्यूस होती है वो अनबिकी रह जाएगी और फिर आगे से उद्योगपति या कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन नहीं करेगा। प्रोडक्शन नहीं करेगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। इसलिए कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों जरूरी है और दोनों में बैलेंस रखना है, और ये काम फिस्कल पॉलिसी करती है। टैक्स पेयर्स पर बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं हो। हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ में काफ़ी लोन की बहुत मात्रा डूब जाती है, तो वो गवर्नमेंट की भी कमी है या कुछ नीतियों की भी कमी है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं होती, तो इसलिए हाई रेट रहती है इंटरेस्ट रेट। विकसित देशों में इंटरेस्ट रेट कम रहती हैं, तो आराम से लोग अपना लोन लेके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए कि टैक्स पेयर्स पर बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं हो और कमोडिटी टैक्सेस कम हो तथा बिजनेस व कॉर्पोरेट टैक्सेस में छूट हो। थर्ड है पब्लिक डेट यानी सार्वजनिक ऋण। आर्थिक मंदी व बेरोजगारी की दशा में सरकार सार्वजनिक ऋण ले सकती है, लेकिन सरकार को दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार को मंदी में लो इंटरेस्ट रेट रखनी पड़ेगी। जब कोरोना के बाद से छूट भी दे दी थी कि 3-4 महीने या जब तक कोरोना नॉर्मल नहीं हो जाता आप नहीं भरोगे तो भी आपके फाइन नहीं लगेगा, आप ईएमआई नहीं भरोगे तो भी, और इंटरेस्ट रेट्स भी कम कर दी थी। अब वापस सामान्य स्थिति हो गई तो गवर्नमेंट ने वापस थोड़ी रेपो रेट वगैरह बढ़ाई है। जब रेपो रेट बढ़ती हैं तो जब बैंक लोन देता है उसकी रेट भी बढ़ जाती हैं। पब्लिक डेट का बर्डन भी कम करने के लिए फिस्कल पॉलिसी काम करती है। समुदाय के ऐसे सेक्शन से उधार लेना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी सुनिश्चित करती है जहाँ फंड्स निष्क्रिय पड़ा हो, यानी आइडल फंड्स जो यूज़ नहीं आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं उनके पास सर्कुलेशन में पैसा नहीं आ रहा है, पड़ा है, तो इस तरह की नीतियाँ जारी करेंगे कि वो लोग इन्वेस्टमेंट करें। ये उन फंड्स को उपयोग में लाने के लिए तथा उत्पादकीय कार्यों के लिए जिससे प्रोडक्टिव यूज़ हो उस फंड्स का, इसलिए गवर्नमेंट ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाएंगे कि वो लोग अपने आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। फोर्थ है पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक या व्यय। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाकर भी सरकार डिप्रेशन व अनएम्प्लॉयमेंट से निपट सकती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है प्रॉफिट के लिए नहीं, वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, किसी देश के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए जब डिप्रेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है तो सरकार खर्चे करेगी, जिससे वापस पैसा सर्कुलेशन में आए, गरीब लोगों को रोजगार मिले। ये दो तरीके से उसका असर होता है। एक है पंप प्राइमिंग, यानी जिस तरह से पंप काम करता है तो अर्थव्यवस्था में एक ऊर्जा फूंक देना, यानी अर्थव्यवस्था में सब कुछ सुस्ती है तो उसमें एक एक्सपेक्टेशंस भी होती है। व्यापारियों में यदि ये एक्सपेक्टेशंस है, आशंसाएं हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव, गवर्नमेंट अच्छी नीतियां बना रही है, सारे वापस से कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ नहीं है, महामारियां नहीं हैं, तो फिर वो बहुत बिना डरे अच्छा खासे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसी नीतियां बनानी पड़ती है, कुछ एक्शंस लेने होते हैं जिससे अर्थव्यवस्था वापस सामान्य काम करे, जैसे कि अभी सामान्य चल रही है। जब डिप्रेशन के बाद स्थिरता आती है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पंप प्राइमिंग का कार्य करता है आर्थिक गतिविधियों में, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तथा रिवाइवल के लिए यानी पुनरुत्थान के लिए। विशेषतया टू इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि
गवर्नमेंट सेक्टर में अब बहुत कम पब्लिक सेक्टर रह गए हैं, जैसे रेलवेज़ हैं, ऑटोमिक एनर्जी हैं या डिफेंस हैं। बाकी अधिकतर उन्होंने निजीकरण कर दिया है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट दिलाता है और कुशलता से काम होता है। तो इसलिए जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, तो गवर्नमेंट उनको भी मोटिवेट करती है हमेशा। सेकंड है कंपनसेटरी, यानी मंदी में जब निजी निवेश अचानक गिर जाते हैं, जब मंदी आती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सडनली गिर जाते हैं, तो सरकार के पास पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों वो नीतियाँ बनाती है। पहला है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। सबसे महत्वपूर्ण एंड सबसे पहला उद्देश्य होता है सरकार का कि चक्रीय परिवर्तनों को दूर करना, यानी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस दूर करना। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस किस में? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। मौद्रिक नीति का काम होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों के प्रभावों को कंट्रोल करना तथा बैलेंस्ड बजट बनाना एंड अप्स एंड डाउन्स स्विंग्स के रोकना। लेकिन फिस्कल पॉलिसी स्टेबिलिटी लाने का काम करती है अर्थव्यवस्था में। सेकंड है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों पॉलिसीज़ का मोटो होता है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि किसी देश का होगा तो वहाँ उस देश में रहने वाले नागरिकों का भी विकास होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। द सेकंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस अपवर्ड ट्रेंड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिस्कल पॉलिसी ये चाहती है कि आर्थिक क्रियाओं में हमेशा ऊंचे की तरफ कंटिन्यूअस ग्रोथ हो, उतार नहीं हो, चढ़ाव हो। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया की यदि हम पर कैपिटा इनकम की तुलना करें तो $5,000 ऑलमोस्ट एट PPP हमारी पर कैपिटा इनकम होती है। और विकसित देशों में हम इमेजिन करेंगे स्विट्ज़रलैंड, इटली, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, उनकी $75,000, $85,000, $95,000 पर कैपिटा इनकम होती है। दैट इज़ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। इसलिए हर सरकार यही चाहती है और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो। थर्ड पॉइंट है कि ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र तोड़ना। विशियस सर्कल क्या है कि आपकी इनकम ऑलरेडी कम है, इनकम कम है तो सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो कम इन्वेस्टमेंट होगा, कम इन्वेस्टमेंट होगा तो कम प्रोडक्टिविटी होगी, कम प्रोडक्टिविटी होगी तो वापस से इनकम कम होगी। तो अल्प विकसित देश इस दुष्चक्र में फंसे रहते हैं क्योंकि उनके यहाँ हमेशा कैपिटल की कमी होती है। इसलिए इस दुष्चक्र को तोड़ने का काम करती है फिस्कल पॉलिसी। विशियस सर्कल दोनों तरफ होता है, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज़ में भी। डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत सारी सिंचाई की सुविधाएं नहीं होती है, बारिश पे आधारित खेती होती है, तो कई बार बारिश हुई या नहीं हुई और उन्नत तरीके से खेती नहीं होती है। कुछ बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं उनके पास सीड्स भी अच्छे होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, मशीनें होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ फार्मर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास इन सब चीज़ों की कमी होती है। तो इसलिए एग्रीकल्चर में भी विशियस सर्कल पाया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में भी। तो फिस्कल पॉलिसी ऐसी नीतियाँ बनाती है जिससे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करेगी? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करके, सामाजिक दृष्टि से अनुकूलतम निवेश को प्रोत्साहन देना, यानी ऑप्टिमम यूज़। जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोगों को सरकार मोटिवेट करेगी कि आप अनुत्पादकीय कार्यों के लिए अपव्यय मत करो, क्योंकि संसाधन रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं अपने देश में, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो इसलिए जितनी भी आपकी सेविंग्स हैं उनको प्रोडक्टिव यूज़ में लगाओ, ना कि शादियों में, बड़े बड़े मंदिर बनाने में, ना कि मृत्युभोज में। तो ये सारे अनप्रोडक्टिव यूजेस हैं पैसे के या मुद्रा के।
एक होता है सामाजिक ऊपरी व्यय यानी ओवरहेड, सोशल ओवरहेड एंड इकोनॉमिक ओवरहेड। सामाजिक ऊपरी व्यय यानी शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, तकनीकी प्रशिक्षण। यदि हमारे देश में विकास करना है तो सरकार को शिक्षा पे अपने बजट का काफ़ी परसेंटेज खर्च करना चाहिए, जबकि 1 या 2% है ओनली। विकसित देशों में 5%, 7% तक होता है, इससे भी ज़्यादा भी होता है किसी किसी देश में। लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, हम सब जैसे ही किसी का इकोनॉमिक लेवल ऊपर उठता है तो हम क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं, गवर्नमेंट में नहीं दिखाते, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स को गालियाँ देते हैं कि अच्छे नहीं होते हैं, नीचे पटक रखा है, ऐसे हो रखा है, वैसे हो रखा है। जैसे मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो क्योंकि वहाँ की जो अंदर की परेशानियाँ है ना, वो हम तब समझते हैं जब वहाँ लोग ग्राउंड बेस पे काम करते हैं। पॉपुलेशन कितने ही गुना बढ़ गई, लेकिन हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड्स नहीं बढ़े, डॉक्टर्स नहीं बढ़े, नर्सिंग नहीं बढ़े, वहाँ के इक्विपमेंट इतने नहीं होते। जैसे एक डेंटल आपको इलाज कराना है तो सिर्फ एक आप पर्ची ही लिखेगा गवर्नमेंट डॉक्टर, क्योंकि उनके पास कई तरह की मशीनें चाहिए होती है जो इंपोर्ट करनी पड़ती है, बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो नहीं होते। तो लोक स्वास्थ्य पर सरकार बहुत कम खर्च करती है जितना करना चाहिए। अल्प विकसित देशों में और भी बुरी कंडीशंस हैं। तकनीकी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, कई बार कोरोना में आया, किसी से ऑक्सीजन की जो मशीनें हैं वो लोगों को यूज़ ही करना नहीं आता है। ठीक है, महामारी पहली बार आई, लेकिन बहुत सारी ऐसी मशीनें जो रूटीन में काम आती है वो भी नहीं चलानी आती। लोग हैं, कर्मचारी हैं, लेकिन नहीं चलानी आती। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। तो अपने यहाँ टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के बारे में बहुत कम बताया जाता है, सिर्फ ऑन द पेपर बताया जाता है, प्रैक्टिकली बहुत कम बताया जाता है। दूसरा है आर्थिक ऊपरी व्यय, यानी जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, भू संरक्षण यानी सॉइल इरोजन। ये सब सारे किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी होते हैं। फिस्कल पॉलिसी नेक्स्ट, टू एक्सेलरेट द रेट्स ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट यानी बचत की दर को बढ़ाएगा और निवेश की दर को बढ़ाएंगे। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी का काम होता है कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी का निर्माण। नेक्स्ट एक अन्य काम होता है, उद्देश्य होता है फिस्कल पॉलिसी का, टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, टू रिस्ट्रिक्ट मोनोपोलीज एंड चेक द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यूअर हैंड्स ओनली। जो आर्थिक शक्ति कुछ लोगों के हाथों में आ जाती है, यानी मुट्ठी भर लोग जो हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो सरकार के डिसीजंस को भी अफेक्ट कर देते हैं। और छोटे छोटे उद्योगपति जूझ रहे होते हैं, उनको कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, कभी रूल्स में फंसा दिए जाएंगे, कभी रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, कभी गवर्नमेंट का कोई रूल आड़े आ रहा है तो उसमें परमिशन नहीं मिलेगी। तो फिस्कल पॉलिसी काम करेगी कि मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करे, कम करे, उस पर प्रतिबंध लगाए, और दूसरा जो कुछ लोगों के हाथ में आर्थिक शक्ति केंद्रित हो रही है उसको रोके। नेक्स्ट है टू एस्टेब्लिश बैलेंस इन फॉरेन ट्रेड। जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार, उसमें बैलेंस करने का काम भी फिस्कल पॉलिसी करती है। टू हैव रैपिड ग्रोथ, अपने देश में तीव्र गति से आर्थिक वृद्धि हो और आर्थिक विकास हो, इसके लिए भी समय समय पर फिस्कल पॉलिसी अपने टूल्स काम में लेके नीति निर्धारित करती है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज टू हैव लॉन्ग रन स्टेबिलिटी, यानी विकसित देशों में फिस्कल पॉलिसी का एक मुख्य उद्देश्य होता है स्थिरता, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक वृद्धि की दर को बढ़ाना। वहाँ ये समस्या नहीं होती, असमानता बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो कैपिटल की भी कमी नहीं होती। इसलिए वहाँ फिस्कल पॉलिसी के मेन दो ही काम होते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री है, टू एनकरेज सोशियो इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल, यानी सामाजिक आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना। सामाजिक आर्थिक ऊपरी पूंजी क्या होती है? जैसे मान लो एक स्थान पर रोड्स जा रही है, वहाँ पे अच्छी रोड्स बनी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कर दी सरकार ने, गोडाउन बने हुए हैं, संचार के साधन हैं, वहाँ बड़े शहर से आना जाना आसान है,
मजदूर मिल रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, उन मजदूरों के आसपास बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे अपने आप इंडस्ट्रीज पनपेगी। यदि गवर्नमेंट ये सब एस्टेब्लिश करेंगे जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनमें, तो फिर अपने आप लोग वहाँ निवेश करेंगे, वहाँ फैक्ट्रीज डालेंगे और वहाँ के लोग, रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। नेक्स्ट फिस्कल पॉलिसी का है टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, यानी मुद्रास्फीति के जो प्रेशर्स हैं उनको कम करना। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर promoting the growth of savings and investment। लोगों में इस तरह से नीतियां बनाएंगे, प्रोत्साहन देंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचत करें और बचत करके निवेश करें। इसके अलावा रिड्यूसिंग इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज़, असमानताओं में कमी करना, ये भी फिस्कल पॉलिसी का एक उद्देश्य है। जो हम पहले पढ़ रहे थे कि जैसे आरबीआई अलग अलग तरह के टूल्स काम में लेती है और जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं, आरबीआई के मौद्रिक अधिकारी हैं, वो जारी करते हैं, तो उसमें एक शब्द होता है बैंक रेट। तो केंद्रीय बैंक जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है बिना किसी सिक्योरिटीज़ के, अपने पास सिक्योरिटी के तौर पर वो कुछ नहीं रखता व्यापारिक बैंकों से, व्यापारिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक्स जिससे सीधा जनता लेन देन करती है या फिर प्राइवेट सेक्टर निगम वगैरह लेन देन करती है, आरबीआई से हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए कमर्शियल बैंक्स को जिस दर पर सेंट्रल बैंक उधार देता है वो दर बैंक रेट कहलाती है। एक है रेपो रेट, यानी आरबीआई जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है लेकिन प्रतिभूतियों को खरीदकर, उन बैंकों से सिक्योरिटीज़ को खरीदकर उनको अपने पास रखकर फिर उधार देगा, तब वो रेपो रेट उससे तय होती है। रेपो रेट जितनी ज़्यादा हाई होगी तो बैंक्स भी आगे लोन की रेट को बढ़ा देगा, इसलिए जब जब रेपो रेट बढ़ेगा तो ग्राहकों के लिए महंगा होगा। इसी तरह है रिवर्स रेपो रेट, यानी व्यापारिक बैंक अपने सरप्लस को आरबीआई में रखते हैं, उनके पास आधिक्य है, कैश का सरप्लस है, तो वो एक सिक्योरिटी के तौर पे आरबीआई के पास रखेंगे, तो उसके बदले में जो ब्याज दर होती है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। वो पैसा अपना आरबीआई के पास रखेंगे तो आरबीआई जिस ब्याज दर पर उनको प्रॉफिट देती है या ब्याज दर पर जिस ब्याज पर पैसा देती है वापस, तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षण अनुपात। ये सारे तरीकों से फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल करती है क्रेडिट को। तो CRR है बैंकों के पास कुल कैश जमा का वह परसेंटेज जो वो आरबीआई के पास रिजर्व में रखता है, यानी रिजर्व बैंक निर्देश देगी कि इतने % पैसा तुम हमारे पास रखोगे, कल को तुम्हारा बैंक सक्सेस नहीं होगा तो लोगों को वापस पैसा कौन देगा? कैश फॉर्म में जैसे 10% या 20% आरबीआई निश्चित करती है, तो उतना % कैश कमर्शियल बैंक्स का कैश रिजर्व बैंक के पास रहता है, वो कहलाता है CRR। नेक्स्ट है SLR, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR पर भी क्या रिजर्व बैंक उन बैंक्स को कुछ इंटरेस्ट देता है? CRR पर भी इंटरेस्ट नहीं देता। CRR सिर्फ ये सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो ऐसे नियम बनाता है कि तुम अपना जितना भी आगे लोन बैंक कहाँ से देती है, क्रिएशन तो नहीं करती पैसे का, अपन सब लोग जो जमा कराते हैं उसमें, तो उसमें से ही देती है। तो कहता है कि इतना % पैसा हमारे पास रखोगे, बाकी तुम उधार दे सकते हो। और बाकी भी जो बैंक को खुद के पास भी कैश फॉर्म में रखना पड़ता है, क्योंकि डे टू डे मान लो अचानक किसी ग्राहक ने ज़्यादा मांग लिया और वो नहीं दे पाया तो बैंक अनसक्सेसफुल हो गया, तो बैंक फेल हो गया, तो इसलिए बैंकों को अपने पास भी कैश फॉर्म में रखना पड़ता है, वो कहलाता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी वैधानिक तरलता अनुपात। यानी वैधानिक तौर पे, कानून के तौर पे लिक्विडिटी रेशियो, यानी आपको लिक्विड फॉर्म में पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। तो व्यापारिक बैंक स्वयं के पास कुल जमाओं का कुछ % यानी लिक्विड फॉर्म में, कैश फॉर्म में अपने पास रखता है, लगभग 20% के आसपास होता है, वो चेंज करती रहती है आरबीआई, तो वो कहलाता है SLR। अब है जैसे हम सामान्यतः सोचते हैं कि
महंगाई बढ़ गई, आम भाषा में महंगाई बढ़ गई, इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्फ्लेशन बढ़ गया। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए डिफ्लेशन की बजाय इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो, कुछ हद तक इन्फ्लेशन आर्थिक वृद्धि के लिए और आर्थिक विकास के लिए अच्छा माना जाता है। दो तरह से इन्फ्लेशन की काउंटिंग होगी, मतलब इन्फ्लेशन को मापेंगे कैसे, हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो एक होता है WPI और एक होता है CPI। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहले अलग अलग सालों में अलग अलग आधार वर्ष होते थे। अभी WPI का 2004-05 था, लेकिन एट प्रेजेंट 11-12 है। 2011-12 WPI का बेस ईयर है और CPI का बेस ईयर भी अभी 2012 को कर दिया है। रिसेंटली CPI में भी अलग अलग होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग, बाकी दूसरों के लिए अलग, मैं आगे उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए बेस ईयर अभी 2016 कर दिया है 2012 की बजाय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। अब है इंडेक्सेस आर अवेलेबल, जो इंडेक्सेस हैं WPI और CPI वाले, फॉर मेजर ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स इन CPI। यदि हम CPI का देखें तो बहुत विभिन्न तरह की वस्तुएं और सेवाएं होती है, हजारों होती है। तो हम हजारों गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें हर महीने कितना चेंज हुआ है वो कैलकुलेट करके और ऐसे निकालना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए एक बास्केट बना दिया, मतलब ग्रुप बना दिया, तो उस ग्रुप की कीमतों में कितना उतार चढ़ाव होता है उसके बेस पे सरकार WPI और CPI का आकलन करती है। तो CPI में जैसे फूड एंड बेवरेजेस, हाउसिंग, अपैरल, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल केयर, रिक्रिएशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशंस एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज ली जाती है। यदि हम वेटेज वाइज देखें, जैसे CPI में कौन सी चीज़ उन्होंने वेटेज दिया, तो फिर प्राइमरी आर्टिकल्स जो होते हैं उसको 22.62 वेटेज दिया, फ्यूल एंड पावर 13.5% एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को 64.23%। हम अधिकतर जो यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को यूज़ करते हैं। प्राइमरी में तो जैसे वीट है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, बेसिक जो आवश्यकताएं पूरी करने वाली वस्तुएं सरकार बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देती, लेकिन बाकी वस्तुओं की कीमतें जैसे जैसे बढ़ती हैं, बेसिक नीड्स वाली जो जैसे ही बढ़ती हैं तो हल्ला हो जाता है कि प्याज महंगे हो गए, उसी टाइम सबको प्याज खाना होता है, उसी टाइम सबको टमाटर खाना होता है। पेशेंस नहीं रखते कि भाई थोड़ा टाइम बीइंग ये है, इंपोर्ट कर लेंगे या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बाई चांस खराब हो गई फसलें या कुछ भी, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को परेशान करने के लिए बाकी लॉन्ग टर्म तक बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाती है। मान लो उनकी रेट्स बहुत हाई है तो इसका मतलब आपकी नीतियाँ गड़बड़ है। RBI या मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में आप चेंजेस करो, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग थोड़े टाइम के लिए ऐसा हो सकता है। WPI में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं, उसमें भी प्राइमरी आर्टिकल्स में है फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स एंड मिनरल्स। WPI वीकली बेसिस जारी होते हैं, साप्ताहिक दर पर थोक मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं, जबकि CPI मंथली बेस पे मासिक जारी किए जाते हैं। WPI में बड़ा पड़ा लेंगे फ्यूल एंड पावर, लाइट, lubricants, electricity, coal, mining and minerals, mineral oil, etc. Manufactured goods जिसमें WPI में लेते हैं उसमें food, beverages, wood, textile, tobacco, paper, rubber alloy, rubber, almost 564 items in this category, manufactured goods में। There are 4 CPI in India. इंडिया में 4 तरह के CPI आकलन किए जाते हैं। 4 डिफरेंट सेट ऑफ वर्कर्स, जैसे CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग जारी किए जाते हैं, CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, नॉन मैनुअल हाथ से काम नहीं कर रहे हैं लेकिन वो एम्प्लॉय हैं और शहरों में रहते हैं, और CPI एग्रीकल्चरल लेबर जो कृषिगत श्रमिक हैं उनके लिए CPI अलग आकलन किया जाता है। 4th है CPI रूरल वर्कर्स, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले
श्रमिकों के लिए। इट इज़ पब्लिश्ड ऑन मंथली बेसिस, CPI मंथली बेसिस पे जारी किए जाते हैं। इन इंडिया CPI इज़ पब्लिश्ड बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है। CPI की 3 श्रृंखला अलग अलग भी जारी कर सकते हैं, रूरल की अलग, अर्बन की अलग, और एक कंबाइंड भी जारी की जाती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट CPI, अधिकतर जो इन्फ्लेशन रेट है पहले WPI के आधार पर निर्धारित होती थी, अब विश्व के लगभग सभी देशों में CPI के आधार पर इन्फ्लेशन रेट तय की जाती है। ओके, थैंक यू। तो बड़ा आपको पता चल गया होगा कि हम मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उनका मीनिंग है, आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है, क्या आ रही है। जैसे मान लो लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो लोगों के हाथ में पैसा देना चाहती है, जिससे परचेजिंग पावर बढ़े, लोग खरीदारी करें, सामान बिके, तो उद्योग चले, जिससे वापस से प्रोडक्शन सिस्टम चालू हो जाए। यदि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है तो वो चाहती है कि लोगों के हाथों से पैसा हम वापस लें, तो सीधा सीधा हम मांगेंगे कि हमको दो, ऐसे कोई नहीं देगा। तो इस तरह से नीतियाँ निर्धारित करते, जैसे अपने को लालच दे दिया, FD पे हाई इंटरेस्ट रेट है, तो अपन 5 साल के लिए पैसा ब्लॉक हो गया, अपन अभी उसको खर्च नहीं कर सकते। इस तरह से उनके अलग अलग टूल्स हैं। वो इफ़ेक्ट देखती है कि जैसे हमने 0.5 बढ़ाया, 0.25 बढ़ाया या कम किया, उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो वो सारी कैलकुलेशंस जो अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी हैं, RBI के अधिकारी हैं, ऑफिसेज हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करती है। फिर उनको पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, तो जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए ये चेंजेस करती है। हाँ, जबकि फॉरेन कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री, उन्हें 5 से 7%। उसके साथ में अगर हम अनप्रोडक्टिव यूज को कम करें तो फिर बढ़ा सकते हैं एजुकेशन का, या फिर बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट तो हमेशा यही चाहती है ना कि अनप्रोडक्टिव यूज पे खर्च न हो। गवर्नमेंट चाहती है ऐसा। तो आपने कुछ उदाहरण दिए थे, उनमें बड़े मंदिर बनाना, इस टाइप का कुछ एग्जांपल्स। इस चीज के लिए गवर्नमेंट को कैसे प्रेशराइज किया जाए? नहीं, गवर्नमेंट जनता को प्रेशराइज नहीं कर सकती है ना। डेवलपिंग कंट्रीज में जो लोग काम करते हैं किस बेस पे करते हैं, अपनी सोच किससे निर्धारित होती है, सोशल बैकग्राउंड से। सोशल बैकग्राउंड से आपका पैसा है, आप मंदिर बनाओगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि प्रजातंत्र है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, सीधा सीधा कोई नहीं रोकेगा। लेकिन वही मैंने जैसे अभी बताया, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी कि आप ऐसा करोगे। जैसे मान लो कोई बैकवर्ड एरिया है, वहाँ आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको छूट दे देगी, टैक्स में रियायतें दे देंगी आपको, हाँ, लैंड सस्ती दरों पे दे देंगी, तो मोटिवेट कर सकती है। गवर्नमेंट प्रेशराइज नहीं कर सकती डेमोक्रेसी में। जैसे मंदिर बनाना है, पर एज ए एजुकेटेड पर्सन आप खुद बताओ कि मंदिर से क्या फ़ायदा होता है। जितना अपने इंडिया में गोल्ड रहता है ना मंदिरों में खूब सारा, मतलब सारी गरीबी दूर हो सकती है। हमने एक पढ़ा इकोनॉमिक्स की बुक्स में कि उसका कुछ परसेंटेज, सारा नहीं, कुछ परसेंटेज भी खर्च कर दो तो बहुत सारा अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा। मेरा सेंस ये नहीं, मेरा सेंस ये है कि एजुकेशन में गवर्नमेंट की तरफ से 1 से 2% खर्च करने के लिए जो प्रावधान होता है, नहीं, ये मैंने साथ साथ बोल दिया होगा, उन दोनों का आपस में लिंक नहीं है, लिंक नहीं है। उसको इंक्रीज करने के लिए, और जो ये जो चीजें जैसे मंदिर या कोई ये अनप्रोडक्टिव यूजेस है, इनको कंप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट बनना चाहिए। जैसे ना मृत्यु भोज है, पता है गाँव में, आप तो पता नहीं गाँव से हो कि नहीं हो ना। नहीं, आप सुनो, मैंने तो खुद देखा है, पुलिस अधिकारी जिनका काम होता है कि वो रोकना बाल विवाह, वो वहाँ खाना खाता है, लोगों के पास बैठता है, अफीम खाता है, लेकिन वो नहीं रोकता। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो सोचते हैं कि हमने मृत्यु भोज रोक दिया तो लोग बुरा मानेंगे, सोचेंगे कि हम खर्च नहीं करना चाहते हैं, अपनी इमेज बनाने के लिए कि हम पैसे वाले हैं, तो वो मृत्यु भोज करता है। शिक्षित व्यक्ति तो वो जनता में जागरूकता लाए और लोग स्ट्रिक्ट बने। जैसे जो पुलिस अधिकारी वहाँ हैं, किसी को पता चला, शिकायत की, तो उसको सस्पेंड करे,
भाई तुम समाज के हो, ठीक है, तुम्हारे साथ उठना बैठना है, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी सर्विस ही यही है कि तुम इस काम को रोको। तो तुम उसके भला थोड़ी कर रहे हो, उस समाज का, उस परिवार का, उल्टा नुकसान ही कर रहे हो ना। उसमें क्या प्रेस्टीज इश्यू है कि आपने बहुत बड़े शादी का समारोह कर दिया या मंदिर में सोने का अंडा चढ़ा दिया। तो गवर्नमेंट ये चाहती है, प्रेशराइज नहीं कर सकती, मैं भी कह रही हूँ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट मोटिवेट कर सकती है, प्रेशराइज इस तरीके से कर सकती है कि वो स्ट्रिक्ट बने, प्रेशराइज भी कर सकती है, स्ट्रिक्ट बन सकती है। वही मैं कह रही हूँ, पनिशमेंट दे सकती है। सती प्रथा के ऊपर अंकुश गवर्नमेंट ने लगाया, उसके बाद लगभग 0। सती प्रथा थोड़ी अलग थी, बहुत वायलेंट था कि आप जिंदा जला रहे हो, तो वो तो लोगों ने आराम से लोगों ने मान लिया। इसमें किसी की मर्डर नहीं हो रहा है ना। पैसे का यूज़ है कि आप प्रॉपर यूज़ में, हाँ, प्रॉपर यूज़ में लगाओ, बच्चों के एजुकेशन में लगाओ, आप नीट एंड क्लीन घर बनाओ, आप मतलब ऐसा करो जिससे आपकी इनकम और बढ़े। तो फिर ये सोशल ढांचा रातों रात चेंज नहीं होता, अपने यहाँ भी 100 साल बाद चेंज होएगा। का भी हक है। तो आप मनोरंजन टाइम पीरियड आप घूमने जा रहे हो, आपका वेलफेयर बढ़ रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, रूटीन में चेंजेस आ रहे हैं, तो पॉजिटिव कुछ ना कुछ गेन कर रहे हो, उसमें तो गेन नहीं कर रहे हो। हाँ, टूरिज्म भी बढ़ता है तो सरकार की इनकम बढ़ती है, सरकार की इनकम बढ़ती है। शादी बड़ी बड़ी तो दिखावे के लिए करते हैं लोग, दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अब कम पैसे में शादी देखो, बहुत रईस लोग कोरोना में 50 लोगों से भी शादी करी, मतलब 50 लोगों को बुलाया और शादी करी। तो कितनी अच्छी बात थी कि क्लोज लोगों को बुला लिया। हालांकि अब कोरोना नहीं है, पर मैं तो चाह रही थी कि ये ऐसा ही आगे चलता रहे, क्योंकि कई लोगों को नाम ही नहीं पता होता है। लिफाफा दिया और खाना खाया और आया, कौन दूल्हा है कौन दुल्हन है ये भी नहीं पता होता है। तो वो सिर्फ क्योंकि बुलाया है तो इसलिए जाना है। तो कम